नमस्कार दोस्तों, हम शिवाजी के शासन प्रबंधन अर्थात शिवाजी के मराठा स्वराज पर थे और हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। हम ये मराठा स्वराज का परिचय पूरा देख लिया था और शिवाजी का जीवन परिचय भी समझ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी ने किस तरह से मराठा स्वराज का निर्माण किया और किस तरह से इसका शासन प्रबंधन किया, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा जिस क्षेत्र में रह रहे थे, महाराष्ट्र एरिया में, उस क्षेत्र में आप ऐसे समझिए कि मराठाओं की कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी या कोई विरासतीय वहाँ पे राजत्व नहीं था उनके पास में। उनको छीनना था और छीन कर शासन स्थापित करना था। तो मराठाओं को कोई उत्तराधिकारी के रूप में कुछ नहीं मिला था। मराठे सिसोदिया राजवंश से जब आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ये कि मराठों के पास था कुछ नहीं, मराठों को सब बनाना था और बनाना था तो वो किसी न किसी से लेना पड़ेगा। ज़मीन जब होती है ना तो ज़मीन को लेना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में शिवाजी का संघर्ष मुख्य रूप से बीजापुर से हुआ, क्योंकि वो पूरा एरिया बीजापुर के कब्जे में था। ये पूरा एरिया बीजापुर के पास में था और बीजापुर से ये क्षेत्र लेना था। तो निश्चित रूप से शिवाजी का सबसे पहले संघर्ष किसमें होगा? बीजापुर के साथ। तो 1646 से लेकर और 1660 तक ये लगभग 15 वर्ष का जो काल अवधि है, इसमें शिवाजी का बीजापुर के साथ संघर्ष रहेगा। और इस दौरान शिवाजी ने तोरण किला, कोंडाना दुर्ग, राजगढ़ दुर्ग, पुरंदर दुर्ग, जावली का क्षेत्र, अफजल खान का वध, पन्हाला का दुर्ग, है ना, ये सारे के सारे आपके सिद्दी जोहर का वो जो अभियान था, वो ये सारे कार्य बीजापुर के विरुद्ध हुए थे। तो शिवाजी की आरंभिक विजय जो थी वो बीजापुर से थी, बीजापुर के आदिल शाही शासकों से थी। शासकों से इसलिए कह रहा हूँ कि 3 शासक उसके समकालीन थे। तीनों के नाम मैं कल लेक्चर में बता चुका हूँ। तो शिवाजी का आरंभिक संघर्ष किसके साथ हुआ? कई बार यही 2 नंबर का सवाल आ जाता है। तो आप कहोगे कि शिवाजी का आरंभिक संघर्ष मुगलों के साथ में हुआ था, बीजापुर के साथ में हुआ था, और शिवाजी का बाद का संघर्ष मुगलों के साथ में हुआ। तो शिवाजी का आरंभिक संघर्ष किसके साथ हुआ? तो शिवाजी का आरंभिक संघर्ष बीजापुर के आदिल शाही शासकों के साथ में हुआ था। शासकों के नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस 1646 से 1660 तक की अवधि को हम अलग ले लेते हैं। फिर 1660 से 1674 के बीच में मुगलों से संघर्ष की अवधि को हम अलग ले लेते हैं। और फिर तीसरी जो अवधि आएगी वो आएगी राज्याभिषेक के बाद की अवधि। ठीक है, तो अब शिवाजी के इस पूरे कालखंड को हम 3 भागों में बांट रहे हैं: बीजापुर से संघर्ष, मुगलों से संघर्ष और राज्याभिषेक के बाद का संघर्ष, 1674 से 80 के बीच का संघर्ष। तो पूरे जीवन काल को विद्यार्थियों 3 भागों में आपको याद रखना है। ठीक है, 1646 से जब शिवाजी की उम्र महज 16 वर्ष थी, उससे लेकर 1660 तक शिवाजी का संघर्ष रहता है बीजापुर के शासकों के साथ में। 1660 से लेकर 1674 तक ये लगभग 15 साल का जो रहेगा, लगभग 15 वर्ष रहेगा मुगलों के साथ में। तो 30 वर्ष तो बीजापुर और मुगलों से लड़ने में गुजार दिए। ठीक है, और उसके बाद 5-6 वर्ष तक इन्होंने राज्याभिषेक के रूप में या राजा के रूप में राज्याभिषेक करवाया और अपना स्वराज को एक सोवरेंटी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, हिंदू पद पातशाही के रूप में स्थापित किया। तो 3 कालखंडों में इनके काल को विभाजित करते हुए हम सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं उनका आरंभिक संघर्ष, जो कि बीजापुर के साथ में हुआ। ठीक है, बीजापुर के साथ में, और ये है बीजापुर का पूरा एरिया। ठीक है, और ये बीजापुर का एरिया, यहाँ पे मुगल बैठे थे, यहाँ बीजापुर के शासक थे और इनके पास में कुछ भी नहीं था। जो कुछ था इन्होंने है वो दूसरों से छीन के और मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था। चूँकि ये सारा कार्य शिवाजी ने किया था, इसलिए शिवाजी को मराठा राज्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब शिवाजी ने ये सब कैसे किया उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ, इस एक नई स्लाइड बना लेते हैं और इस नई स्लाइड में हम हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी शिवाजी का संघर्ष अथवा जीवन काल। ठीक है, अब इस जीवन काल को विद्यार्थी हम 3 भागों में ठीक ठाक तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट लेते हैं। एक आएगा आपके, एक सेकेंड,
3 भागों में हम इसको बढ़िया से विभाजित कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि विभाजन बहुत ज़रूरी है। आरंभिक संघर्ष, किसके साथ हुआ? बीजापुर के साथ। ठीक है, और इसमें हुआ क्या क्या? इसमें मैं कुछ अभियान लिख रहा हूँ। तोरण किला, कोंडाना दुर्ग, जावली दुर्ग, जावली क्षेत्र, बीच में छोटे मोटे पुरंदर, रायगढ़, राजगढ़, बहुत सारे, मैं मेन बता रहा हूँ। अफजल खान का वध, और उसके बाद में फिर आपके पन्हाला अभियान। ये 5, 3 और 2, 5 मेन कार्य है जो कि बीजापुर के साथ में होंगे। और ये पूरे के पूरे जो कार्य है ये आपकी अवधि रहेगी 1646 से 1660। क्लियर, ये बात हो गई। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर, इनका दूसरी अवधि के बारे में। तो आरंभिक संघर्ष हो गया, उसके बाद में हम लिखेंगे 1660 से 1674 के मध्य का संघर्ष मुगलों के साथ हुआ। मुगलों में भी औरंगजेब के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहा हूँ। अब देखिए, मुगलों में सबसे पहले शाइस्ता खान का अभियान। छोटी मोटी घटनाएं जो है वो मैं नहीं बीच में लिख रहा हूँ, वो बाद में समझाऊंगा। शाइस्ता खान, ठीक है। शाइस्ता खान के बाद में फिर पुरंदर की संधि, पुरंदर संधि, और शिवाजी की आगरा कैद। आगरा कैद, ठीक है। पुरंदर की संधि हो गई, शाइस्ता खान हो गया, और उसके बाद में सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट अलग चली गई, एक मिनट। पुरंदर की संधि से पहले सूरत की लूट है, शाइस्ता खान, फिर सूरत की प्रथम लूट, ठीक है। उसके बाद में पुरंदर संधि, ठीक है, और शिवाजी का आगरा में कैद, ठीक है। वहाँ से शिवाजी वापस आ जाते हैं और फिर वापस मुगलों के खिलाफ पुनः संघर्ष होगा। मुगलों से पुनः संघर्ष, फिर आपके सलेहर के युद्ध, सूरत की दूसरी लूट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो घटनाक्रम होगा 1674 से 80 के बीच का, ठीक है। इसमें शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक और अन्य विजय। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इनमें से कोई 4 पॉइंट आए थे और कहा गया था कि उनको व्यवस्थित कीजिए आप कालक्रम के अनुसार, कौन सी घटना पहले भी, कौन सी घटना बाद में भी। ऐसा एक प्रश्न आया हुआ और कई बार ये प्रश्न आते भी हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरंभिक संघर्ष से। तो विद्यार्थियों ना, मैं बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहला संघर्ष बीजापुर के साथ में हुआ, ठीक है। उसके बाद मुगलों के साथ में। वही मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये सवाल पिछले 1-2 साल पहले किसी एग्जाम में पूछा था कि शिवाजी का आरंभिक संघर्ष किसके साथ में हुआ था, ठीक है। तो आरंभिक संघर्ष बीजापुर, फिर मुगलों के साथ, और उसके बाद में राज्याभिषेक के बाद में छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी थी, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है। तो अब हम बात को शुरू करने जा रहे हैं, शिवाजी के किलों से बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले हम थोड़ा मानचित्र को देख लेते हैं, और मैं मानचित्र को बोल्ड करता जाऊंगा साथ साथ में। हालांकि इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा आपको, आप गूगल से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। ये सिवनेरी किला है, और सिवनेरी में किस तरह से जीता था आपको बहुत बढ़िया से पता है, जन्म हुआ था, ये मैंने आपको बात बता दी थी, ठीक है।
शिवनेरी के बाद में एक किला आता है तोरण का, जो शायद इसमें हमने कहीं लिखा नहीं है। वो आप ऐसे समझिए कि तोरण का जो किला है इस जगह पे आया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं तोरण का किला आया हुआ है जो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तोरण का किला है, और नहीं, तोरण का यहाँ नहीं है, सॉरी, तोरण का किला सिंहगढ़ के आसपास है, यहाँ कहीं पे। देखिए, तो ये शिवनेरी का दुर्ग आ जाएगा, और ये आपके कोंडाना दुर्ग, सिंहगढ़ का दुर्ग, और इसके पास में ही आपके एक इसका दुर्ग है, इसका तोरण का दुर्ग है, यहाँ पे पास में ही है। और नीचे आपके ये सिंधु दुर्ग, रायगढ़, ये सारे के सारे इनके किले हैं। मैं इनकी आपको लोकेशन साथ साथ में बताता रहूँगा, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जंजीरा का इलाका है, ये पूरा का पूरा, और ये पूरा कोंकण तट है यहाँ पे, है ना, ये कोंकण तट है। ये विशालगढ़ का किला है, इसके पास में ही पन्हाला दुर्ग आया हुआ है। और ये रायगढ़ है, जो कि शिवाजी की राजधानी हमेशा रही थी, ठीक है। और ऊपर सलहेर है, ये मुग़लों के पास में था पहले। ये अहमदनगर है, और यहाँ पर भी मुग़लों पर शिवाजी अटैक करेंगे 1657 के अंदर। इसके पास में बीच में यहाँ पे तोरण किला आया हुआ है। तो ये विशालगढ़ और ये पन्हाला का दुर्ग, ठीक है, यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये प्रतापगढ़ के जंगल है, जहाँ पर आपके शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। और ऊपर पूना का क्षेत्र है, जहाँ पर आपके शिवाजी ने शाहिस्ता खान का संघर्ष किया था। तो ये सारे इलाके हैं, इनका थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना। और हालांकि लोकेशन इतनी ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी पूछ लें तो थोड़ा इसको आप मैप को खुद ही वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और यहाँ फिर स्पेक्ट्रम का एक मैपिंग का मेरे हिसाब से अच्छी किताब भी आती थी पहले, उसको लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, तोरण दुर्ग पे। ये आप फोटो देख रहे होंगे, बड़ा खतरनाक दुर्ग था ये। और आप सोचिए कि जब वो 16 वर्ष की उम्र में थे शिवाजी, 16 वर्ष कितनी महज कच्ची उम्र होती है। जब एक बच्चे के जो एक लड़का होता है, उसकी छोटे मोटे दाढ़ी के बाल वगैरह आने शुरू होते हैं, कुछ समझ नहीं होती है, और उस उम्र में इतना खतरनाक किला जीता था, वो भी किससे? बीजापुर के आदिल शाही शासकों से पराजित किया था। और तोरण दुर्ग इसीलिए कहते हैं कि इसकी आकृति तोरण की भांति है। आप समझिए इस दुर्ग को, इस दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल काम था। और शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में अपना पहला अभियान तोरण के दुर्ग के ऊपर किया। और शिवाजी ने अपनी पताका, जो त्रिभुजाकार पताका थी, जो हिंदू पद पातशाही की पताका थी, वो फहराई थी। आप देख पा रहे होंगे ऊपर पताका है इसके। ये कार्य शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में किया था, महज 16 वर्ष की उम्र में। 1646 की बात है ये। और बहुत सारी किताबों ने गलत लिखा है, जहां उन्होंने कंढाना दुर्ग लिखा है, सिंहगढ़ के बारे में बिल्कुल गलत है। शिवाजी का पहला अभियान तोरण दुर्ग था। जहां कहीं आपको कंढाना दुर्ग मिले उसको काट देना आप। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मैं सबसे पहली जो बात करूंगा विद्यार्थियों, वो करूंगा तोरण दुर्ग के ऊपर अब, ठीक है। तो तोरण दुर्ग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, मैं अभी आपके इस हिसाब से चलूंगा। ये क्या सबसे पहला पॉइंट, तोरण दुर्ग। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने, मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला पॉइंट, ये जो दुर्ग है ये अपने आप में यूं कहिए कि यह पूना क्षेत्र में अवस्थित था। पूना क्षेत्र में अवस्थित यह दुर्ग बीजापुर के आदिल शाही शासकों के नियंत्रण में था। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में अर्थात 1646 में उम्र में शिवाजी ने इस दुर्ग को अपने
नियंत्रण में कर या कब्जे में कर, अपने अधिकार में कर, अधिकार में कर मराठा स्वराज निर्माण का उद्घोष किया। यहां से मराठा स्वराज निर्माण शुरू होता है, किया, ठीक है। और यह शिवाजी की पहली विजय थी, यह शिवाजी की पहली विजय थी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह शिवाजी की पहली विजय थी। बहुत सारी किताबों ने कोंडाना दुर्ग लिखा है, आप काट देना, पहली विजय थी। इसका नाम शिवाजी ने, इसका नाम शिवाजी ने प्रचंडगढ़ रखा बाद में। क्या रखा? प्रचंडगढ़, ठीक है, प्रचंडगढ़। तो प्रचंडगढ़ नाम था इसका, पहली बात। और यह आपके शिवाजी के द्वारा जीती गई, ये शिवाजी की पहली विजय थी इस बीजापुर के खिलाफ। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो शिवाजी की पहली विजय कौन सी थी? तोरण दुर्ग विजय थी, न कि सिंहगढ़। सिंहगढ़ का किला शिवाजी ने बाद में जीता था, ठीक है। और यहीं से मराठा साम्राज्य की पताका शुरू होती है, यहीं से मराठा साम्राज्य के निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है शिवाजी के द्वारा, ठीक है। और इस किले को जीतने के बाद, इस किले को जीतने के बाद में वो शिवाजी ने इसके जस्ट पश्चिम में, पश्चिम में एक किला था आपके मुरुमगढ़ का किला, जिसका नाम राजगढ़ दिया गया बाद में, उस किले को जीता, ठीक है। ये मुरुमगढ़, राजगढ़ जिसका नाम दिया गया, तो राजगढ़ का किला जो है वो बाद में जीता इन्होंने। यहाँ लिखो नहीं है, तो इसके यहाँ कहीं पे है वो आसपास में, ठीक है। तो इसके हम लिख सकते हैं कि इस किले को जीतने के बाद, को अधीन करने के बाद ये इस चौथा पॉइंट लिख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा लिख लेना। इसके पश्चिम में स्थित मुरुमगढ़, जिसे राजगढ़ नाम दिया गया। देखो, राजगढ़, रायगढ़ अलग अलग है। मुरुमगढ़ को जीता, तो दूसरा जीता गया किला मुरुमगढ़ था, ध्यान रखना। पहला तोरण था, दूसरा मुरुमगढ़ अर्थात राजगढ़ का दुर्ग था। तो अब आसपास के दो दुर्ग जीते, तो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ गया और हौसला मिलता गया, लोगों को विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति है वो अपना नेतृत्व कर सकता है। तो जब लोगों को विश्वास बढ़ता तो लोग उसका सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो जनरली जब सपोर्ट शुरू हुआ तो मावल क्षेत्र के जो मावली सैनिक थे वो शिवाजी के साथ में कंटिन्यू जुड़ते गए। और जब शिवा के साथ में कंटिन्यू जुड़ते गए, शिवा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे उस समय जो मराठा सरदार थे उनको शिवा ही बोलते थे, तो राजे भी बोलते थे। तो शिवाजी जो है उनके साथ में मावली सैनिकों की संख्या बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि उनका उस क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ रहा था और उसने 2 कंटिन्यू किले जीत लिए, वो बीजापुर के आदिलशाही शासकों को पराजित करके। ये उस समय कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये पढ़ना जितना आपको लग रहा है ना कि कितना काम किया होगा, ऐसे किले जीतना बहुत बहादुरी का कार्य होता है विद्यार्थी, बहुत बहादुरी का कार्य होता है। और उसमें भी ऐसे सुल्तान को टक्कर दे रहे हो आप जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी दक्षिण भारत की, और उससे उन्होंने ये 2 किले जीत लिए। 2 किले जीतने के बाद सेना की संख्या बढ़ती गई, और जब सेना की संख्या बढ़ी तब थोड़े पश्चिम में और बढ़े और कोंडना दुर्ग पर अटैक किया जाएगा। और ये इनकी तीसरी जीत सिद्ध होती है। ये राजगढ़ का दुर्ग है, ये आपके वो दुर्ग है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। तो चलो इसको आप इसी में लिख लेना, अपन ने दुर्ग ले ही लिया। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपके इस जगह पे मैं वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोंडना दुर्ग पश्चिम, ठीक है। राजगढ़ दुर्ग, ठीक है। अब जो राजगढ़ दुर्ग पर उन्होंने ये कब्जा किया है, ये उसी साल कर लिया था 1646 के अंदर, ये पास में ही है। इसका नाम मुरुमगढ़ था,
दुर्ग भी कहते थे। पहली बात। दूसरी बात, 1646 में जीत लिया और तोरण के पश्चिम में है ये, तोरण दुर्ग के पश्चिम में अवस्थित, पास में, ठीक है। और ये भी बीजापुर के शासकों के अधीन था। और आप ये समझिए कि स्टार्टिंग के जो भी मैं अभी 1660 तक के अभियान लेने वाला हूँ, ये सारे बीजापुर के अधीन है। कितना आप इसकी, चलो आप इसकी प्राकृतिक छटाएं तो देख ही रहे हैं, इसकी आप गहराई देखिए, इधर साइड में इनकी स्लोप ढाल देखिए, किस तरह से इस दुर्ग कर ऊपर पहुंचे होंगे, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो ये शिवाजी की दूसरी विजय थी। और राजगढ़ और इसको जीतने के बाद में फिर ये जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और ये सिद्धि मोला वहाँ पे थे उस समय, सिद्धि अंबर। मैं आपको उसके बारे में एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी सुना के और इस दुर्ग की बात करूँगा। ये सिंहगढ़ का किला, जैसे कोंढाना दुर्ग भी कहते हैं। सिंहगढ़ के किले को इन्होंने कोंढाना कहने के पीछे एक मेन रीज़न है कि 1670 के अंदर, 1670, तो 1670 के अंदर इसको वापस जीतना पड़ा था। और इसको वापस जीतने के लिए तानाजी मालसुरे, जिनको शिवाजी सिंह कहते थे, तो मैं 1670 में जब आपको मुगलों से संघर्ष पढ़ाऊंगा उस समय वो वापस आएगा ये कोंढाना दुर्ग। तो शिवाजी के सबसे योद्धा व्यक्ति जो थे तानाजी मालसुरे, उनके पास एक ऐसी युक्ति थी कि उनके पास वो ऐसे रस्सी फेंक के और फिर ऐसे दुर्गों के अधीन अंदर चले जाते थे, अंदर जाके गेट खोल देते थे। ऐसी तानाजी के पास में युक्ति थी। तो कोंढाना दुर्ग के अंदर जब तानाजी गए तो ऐसा कहानी मानी जाती, मैं कहानी आपको 1670 में सुनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि यहाँ इस कोंढाना दुर्ग के अंदर तानाजी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा था और तानाजी शहीद हुए थे। और किला तो मिल गया लेकिन तानाजी शहीद हो गए। तब कहा जाता है कि सब शिवाजी ने बड़े दुख के मन से कहा था कि गढ़ आला पर सिंह गहला। गढ़ आला मतलब गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। तानाजी मालसरे को सिंह कहते थे, इसीलिए इस कोंढाना दुर्ग का नाम जो है वो सिंहगढ़ कर दिया गया था। तो कोंढाना दुर्ग ही बेसिकली सिंहगढ़ दुर्ग है, जो तानाजी मालसरे की मृत्यु के बाद, वीर गति होने के बाद में इसका नाम शिवाजी ने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो इस दुर्ग पर इन्होंने 1647 में ही विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन ये वापस ले लिया गया था। कैसे लिया गया था ये कहानी आगे आएगी बहुत बढ़िया तरीके से, तो अभी आप इसको ऐसे समझिए। हालांकि जब 1647 में इसको लिया गया था तो उस समय कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उस समय सिद्धि अंबर नामक इसका रखवाला था। इसका पूरा मैनेजमेंट कौन देख रहा था? सिद्धि अंबर नामक एक अधिकारी देख रहा था, जो बीजापुर का एक अधिकारी था। शिवाजी इसके पास जाते हैं और इसके पास जाके इसको कह देते हैं कि मैं शाहजी का बेटा हूँ और शाहजी का बेटा होने के नाते आप जो है ये किला मुझे सौंप दो, मैं इसका नियंत्रण करूँगा, ऐसा बीजापुर के शासकों का आदेश है। ऐसा कह के उसको डफोल बना दिया और शाहजी अंबर को रवाना करके, और ये काम सब मुगदल पांडे ने किया था। मुगदल पांडे नहीं, देश पांडे, उसने किया था सारा काम। और ऐसे करके बिना लड़ाई इन्होंने सिंहगढ़ का दुर्ग अपने कब्जे में कर लिया था। ले जब ये बात आदिल शाही शासकों को पता चली तो सिद्धि अंबर को उन्होंने जेल में डाल दिया था। और उसके बाद शिवाजी के हौसले और बढ़ते गए और उसने कोंकण क्षेत्र को जीतना शुरू किया। वो कैसे किया उससे पहले अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो शिवाजी की बीजापुर के खिलाफ तीसरी विजय, कोंढाना या इसको सिंहगढ़ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमें? इसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो दुर्ग था ये आपके यूँ कहिए कि तोरण दुर्ग के पश्चिम में था। तोरण दुर्ग के पश्चिम में, तोरण दुर्ग के पश्चिम में अवस्थित। पहली बात। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि उस समय सिद्धि अंबर आदिल शाही अधिकारी अंबर को मुदगल
देशपांडे द्वारा बरगलाया तथा किले पर 1647 में नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो किले पर नियंत्रण 1647 में होता है और ये कोई युद्ध नहीं लड़ा था उस समय सिद्दी अंबर नामक एक व्यक्ति इस किले का पूरा किलेदार था और आदिल शाही अधिकारी था। तो मुगदल पांडे जो कि शिवाजी के बहुत घनिष्ठ में से एक थे, पांडे क्या देश पांडे, और इन्होंने सिद्दी अंबर से बात करी और ये कहा कि शाहजी के बेटे की हैसियत से इनको ये किला दे दो और ये आदिल शाहियों की एक प्रकार से फरमान है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके मूर्ख बना दिया और मूर्ख बना के किला ले लिया। ठीक है, अब जब ये किला ले लिया और इस बात की जब जानकारी आदिल शाही शासक को हुई तो फिर उन्होंने क्या किया, सिद्दी मौला को है वो कैद कर लिया। ठीक है, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। क्या किया, सिद्दी मौला को कैद कर दिया। मैं सीधा उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिद्दी मौला क्या, सिद्दी अंबर को कैद किया। किसने, आदिल शाहियों ने। आप फिर गलत समझ लाओगे। इसके परिणाम स्वरूप आदिल शाही ने आदिल शाही वंश था ना, आदिल शाही वंश ने या आदिल शाही शासक ने सिद्दी को कैद कर लिया। ये आरोप लगाया कि सिद्दी इनसे मिला हुआ है, नहीं तो ऐसे लड़ता ना, ऐसे सीधा किला थोड़ी देके आता। ये आरोप लगाकर सिद्दी को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। तो इस प्रकार से तीसरा जीता गया किला ये कोंडाना दुर्ग था, सारे महाराष्ट्र के अंदर ही। अब शिवाजी ने 3 बड़े इलाके अपने अधीन कर लिए। मैं इस मैप को नीचे ले रहा हूं। ठीक है, ये जो 3 बड़े इलाके थे, आप ऐसे समझिए कि मैं इसको ले रहा हूं बाउंड्री में। सिंहगढ़, ये जो इलाका था, एक सेकेंड, ये इलाका ये पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। सिंहगढ़ ले लिया, इसके बीच में ये तोरण दुर्ग ले लिया और इसके पास में इस साइड में आपके इन्होंने मुरुम्बगढ़ का, राजगढ़ का जो किला था वो ले लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 3 मेन इलाके जो थे ये अपने कब्जे में कर लिए। ये कब्जे में करने के बाद में फिर ये इधर नीचे बढ़ता है, ये कोंकण तट की तरफ। किस तरफ बढ़ता है, कोंकण तट की तरफ बढ़ता है, ये कोंकण की तरफ। और कोंकण की तरफ यहाँ पे एक कल्याण शहर था, मेरे पास इसका मैप शायद नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है मैप, चलो कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप उसको समझ लेना, इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कल्याण शहर था जो कि तट पे स्थित था और कल्याण पर शिवाजी ने अटैक भी कर लिया और अधिकार भी कर लिया। और जब शिवाजी कंटिन्यू इधर नीचे बढ़ रहे थे तब इनकी दिक्कत शुरू हो गई। अब बीजापुर ने नोटिस किया पहली बार कि ऐसी स्थिति आ गई है और जब कल्याण पर अटैक किया शिवाजी ने तो फिर शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें शिवाजी के पिता शाहजी, जो कि उस समय आदिल शाही शासकों के अधीन एक अधिकारी थे, उनको वहीं पर कैद कर लिया। शाहजी को कैद करके शर्त ये डाली कि जब तक शिवाजी जो है ये क्षेत्र वापस, कल्याण वगैरह वापस छोड़ नहीं देंगे, इन सारी शर्तों पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके शाहजी को कैद से मुक्त किया। तो 1648 में शाहजी को कैद किया गया और 1649 में 49 में शाहजी को मुक्त किया गया और उसके बाद शिवाजी शांत हो गए। 1649 से लेकर 1655 तक शिवाजी ने कोई बड़ा अभियान नहीं किया और 1649 में जब शिवाजी के पिता शाहजी मुक्त किए गए तो उन्होंने भी राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया था और 1664 में उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से 1649 से 1655 के बीच में शिवाजी ने छोटे मोटे किले जरूर जीते, रायगढ़ है, इसके आसपास पुरंदर का किला था, ये कुछ किले जरूर जीते, लेकिन
बड़ा कोई अभियान नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में 1656 ईस्वी में इन्होंने, क्योंकि शिवाजी का पूरा नज़र इस क्षेत्र पे थी, 1656 ईस्वी में इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो किया आपके जावली का, जावली यहाँ नीचे आई हुई है, जावली अभियान किया। और 1656 में शिवाजी ने जावली पर कब्जा किया और वहाँ पर प्रतापगढ़ नामक दुर्ग बनाया, क्योंकि जावली ऐसा क्षेत्र था जो आपके समुद्र तट से मिलाने का काम करता था। नीचे कर्नाटक था पूरा, ऊपर महाराष्ट्र, इधर पूरा तटीय क्षेत्र। जावली की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो शिवाजी जावली दुर्ग पे आएंगे उससे पहले मैं आपको है वो कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोंडाना दुर्ग हो गया, आप इसको आराम से लिख लो। और कोंडाना दुर्ग लिखने के बाद में अब हम जावली अभियान पे आते हैं। किले बड़े शानदार हैं, घूमने जाना पड़ेगा महाराष्ट्र एक बार इन सारे किलों को देखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं वो बात लिख लेता हूँ कि किस तरह से क्या क्या हुआ। वो पॉइंट जो अभी मैंने बोले ना, वो सारे पॉइंट इसके बाद लिख लेता हूँ। कोंडना विजय के बाद शिवाजी पश्चिम में कोंकण तट की तरफ बढ़ रहे थे। कोंकण तरफ, एक सेकेंड, कोंकण तट की तरफ विजय अभियान आरंभ किया। तथा कल्याण, ये कल्याण वो इलाका है जो शिवाजी का नौ सैनिक अड्डा था। कल्याण, भिवंडी, ये दो मेन अड्डे थे जो नौ सैनिक पावर पूरा हैंडल करते थे शिवाजी का, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तथा कल्याण पर अधिकार किया। ये बात है 1648 की, अधिकार किया। एक मिनट, अधिकार किया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति, क्योंकि जैसे जैसे किलों पर वो जीतते जा रहे थे, उस क्षेत्र के सारे मावली जो थे वो शिवाजी के साथ जुड़ते जा रहे थे। सारे जो देशमुख थे, वहाँ के जो जमींदार कह सकते, वो लोग शिवाजी के साथ जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि शिवाजी में उनको एक ऐसी आशा नज़र आ रही थी कि यही व्यक्ति है जो हमें बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों के अत्याचारों से हमें मुक्त करवा सकता है। तो आप सोचिए कि 4-5 जिलों में इसका बहुत बढ़िया कब्जा हो गया था और सारे लोग इनके साथ खड़े थे। ऐसी स्थिति में शिवाजी का ये बढ़ता प्रसार निश्चित रूप से बीजापुर के आदिलशाही सुल्तानों की चिंता का मुख्य कारण बन गया था। आगे देखिए क्या हुआ। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर आदिलशाही शासकों ने शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। शाहजी को गिरफ्तार किया। और ये जो जिंजी इलाका है, एक मिनट, ये जंजीरा का क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र तक इनका कब्जा स्थापित था आदिलशाही शासकों का। तो आप इसको ऐसे समझना, शाहजी को गिरफ्तार किया तथा जिंजी पर
जिंजी पर अधिकार किया। जिंजी पर सरदार थे उस समय, मराठा सरदार ही थे। सिद्दी लोग भी जिंजियों पर शासन कर रहे थे, सिद्दी लोग थे, सिद्दी सरदार ही थे वहाँ के, और इनको अपने कब्जे में कर लिया था, अधिकार किया, सॉरी। तत्पश्चात शिवाजी से कोंडाना दुर्ग वापस लेकर शाहजी को 1649 में रिहा किया। ठीक है, 1649 में शाहजी को छोड़ दिया इस शर्त पर, कोंडना भी ले लिया, कल्याण का वो क्षेत्र ले लिया, और तोरण और यूं कहिए कि राजगढ़, मुरुम्बुपड, उन दोनों को छोड़ के शिवाजी से बाकी एरिया लेके और उनके पिता को रिहा कर दिया। फिर क्या हुआ? तत्पश्चात शाहजी ने इस राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया, फिर एक्टिव नहीं हुए, बस संन्यास ले लिया। और 1664 में, कुछ किताबें 65 भी बताती है, देहांत हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं शिवाजी 1649 से 1655 तक शांत रहे, कोई काम नहीं किया, क्योंकि अभी अपने आप को वापस संगठित करने में लगे हुए थे। इनका ये टारगेट था कि वापस अपने आप को संगठित किया जाए, सेना की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अब आगे अगर बीजापुर से टक्कर लेनी है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा, अन्यथा बीजापुर को हम हरा नहीं पाएंगे। उनको जीतने के लिए अभी थोड़ा सा और मजबूत होना ज़रूरी है। तो इन 4 सालों में 5 साल जो थे, 5-6 साल का जो एरिया टाइम था, इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे कई दुर्ग जीते, जैसे पुरंदर था आसपास का, और राजगढ़ था, रायगढ़, ठीक है, और इसके अलावा लोहागढ़, है ना, ये सारे क्षेत्र छोटे छोटे जीते, क्योंकि अब जावली पे अटैक करना था उसको। जावली मेन इलाका था, जावली ऐसा चौराहा था जहाँ से होकर ही मुगल कर्नाटक पहुँच सकते थे, जहाँ से होकर ही कर्नाटक का शासक, मतलब आदिल शाही शासक महाराष्ट्र पहुँच सकता था। जावली की पूरी घाटी है, जावली वैली है आज भी सह्याद्री की पहाड़ियों में। तो जावली का मेन टारगेट था शिवाजी का, और जावली को अटैक करने के लिए शिवाजी ने 2 प्रकार की तैयारियां करी। 1649 से लेकर 1655 तक शिवाजी ने न केवल अपनी सैन्य वृद्धि की, बल्कि आसपास के छोटे छोटे जो दुर्ग थे, पुरंदर जैसे, इन सारे किलों को भी अपने अधीन किया, ताकि जावली अटैक में वो काम आ सके। ठीक है, और जावली पे उस समय चंद्रराव मौर्य एक मराठा सरदार था, जो कि था वो भी बीजापुर के शासकों के अधीन, उसकी हत्या करके, और 1656 में शिवाजी ने जावली को अपने अधीन किया, और वहाँ पर जावली की घाटी में एक सुंदर दुर्ग बनाया, जिसे हम कहते हैं प्रतापगढ़ का दुर्ग। ठीक है, उसको हम आते हैं, जावली के अभियान पे आए उससे पहले हम थोड़ा सा इस 6 साल की अवधि पर गौर करेंगे। इस 6 साल में शिवाजी ने क्या किया, उस पॉइंट्स को हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये जो एरिया था आपके, ये एरिया बीच का, इस जावली यहाँ पे था। इस क्षेत्र को जीतने के लिए अब शिवाजी प्रयास करेंगे, और मैं अब आपको उस स्थिति पे ले जा रहा हूँ, वहाँ पे ला रहा हूँ जहाँ पे जावली बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। ये रायगढ़ का दुर्ग है, ये शिवाजी की राजधानी रही है लंबे समय तक। शिवाजी का राज्याभिषेक भी यहीं पे हुआ है, और शिवाजी के जीवन के बहुत अहम कार्य यहाँ पे हुए हैं। इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको समझ लो आप। ठीक है, तो रायगढ़ दुर्ग क्यों चित्र हमने क्यों लिया है, इस पर हम बात करेंगे।
ठीक है। 1649 से 1655 तक शिवाजी ने जावली पर, जावली सतारा जिले में है, जावली पर अधिकार करने हेतु तैयारियां की। ठीक है, जावली पर तैयारियां की। और जावली जो है वो आपके कोंकण का एक मेन केंद्र था जिसको अपन आगे लेंगे, तैयारी की। इस दौरान न केवल सैन्य बल में वृद्धि की, बल्कि आसपास के छोटे किले, आसपास के किले जैसे पुरंदर 1654 में पुरंदर, ये जो रायगढ़ है इसकी राजधानी थी, इस रायगढ़ का जो मूल नाम था रायडी था, रायडी, जैसे अपन बाद में रायगढ़ कहते हैं, रायगढ़, ये भी 55-56 का है। रायगढ़ को अपने नियंत्रण में किया, और बाद में तो 1664 के आसपास रायगढ़ को राजधानी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। रायगढ़ काफ़ी मजबूत था, एक तो इतनी भयंकर पहाड़ी थी तो सैनिक पूरे थे, यहाँ से कोई चढ़ नहीं पाता था, पीछे बड़ी घाटियाँ थी, तो रायगढ़ में प्रवेश करना भी बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, अपने नियंत्रण में किया। तो इस दौरान उन्होंने यही किया, कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, और अब जावली अभियान आएगा। देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ। हम अभी तक 3 अभियान कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या कर चुके हैं? तोरण का किला देख लिया, कोंडना दुर्ग देख लिया, और अभी जावली क्षेत्र पर आने वाले हैं उससे पहले और बीच की कहानी बता रहे थे कि कोंडना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद क्या संकट आए, किस तरह से संकट से अपने आप को शिवाजी ने उबारा, और अब जावली पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो 1647 में कोंडना में अटैक हुआ, और कोंडना को अपने पक्ष में किया, और 1656 मतलब 10 साल लगभग हो गए, 10 साल बाद जावली क्षेत्र अपने कब्जे में करेंगे। तो अब अपन जावली पे आते हैं। ठीक है, हाँ, चौथा पॉइंट ले रहे हैं हम। चौथा पॉइंट, जावली अभियान। जावली अभियान, ठीक है, और ये जो जावली अभियान है ये 1656 का अभियान है। ठीक है, 1656 का अभियान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जावली अभियान में क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये थी कि जावली इतना महत्वपूर्ण क्यों था। आप किला देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत है ये किला। मुझे तो बस इसकी चलो प्राकृतिक आभा तो निश्चित रूप से शानदार है ही है, लेकिन जिस ऊंचाई पे इसको बनाया ना, बनाने वालों को बड़ा मेरा सैल्यूट है। हमारे सब अल्टर्न इतिहासकार यही कहते हैं कि किले बनाने वाले का नाम हमें याद है, किसने बनवाया, लेकिन जिन्होंने बनाया था ना उनके बारे में याद नहीं है। ये एक्चुअल में उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ऐसे भयंकर किले बनाए थे। ये जावली का, ये प्रतापगढ़ का दुर्ग है जो जावली की घाटी में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ जावली नदी भी चलती है, यहाँ पे छोटी सी। जावली महत्वपूर्ण क्यों था? कोंकण तट, कोंकण आपने सुना ही होगा, सबसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेल चलती है यहाँ पे। दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है कोंकण, जहाँ करीबन 1500-2000 के आसपास तट है, जिसने श्रीधरन ने पूरा किया था। आपने कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ा होगा। कोंकण तट है जो कि गोवा और महाराष्ट्र का है, अरब सागर से लगता हुआ तट है वो। ठीक है, तो कोंकण तट तक आने वाला हर रास्ता जावली
जो कि आजकल सतारा ज़िले में है, महाराष्ट्र, जावली से होकर गुजरता था, तो बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेशन जो थी इसकी, रणनीतिक रूप से जो इसकी सामरिक स्थिति थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो हर रास्ता जावली से होकर गुजरता था। इस कारण शिवाजी का मन था कि इसके ऊपर अटैक किया जाए, गुजरता था, अतः सामरिक स्थिति बढ़िया थी। अभी लिखने की जरूरत नहीं वैसे। इस पर चंद्रराव मोरे, ये आदिल शाही सरदार था मराठा, लेकिन आदिल शाहियों के अधीन था। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके लिख लेता हूँ, आदिल शाही अधिकारी। ठीक है, हाँ, चंद्रराव मोरे का अधिकार था, ठीक है, अधिकार था। अब देखिए क्या हुआ। दूसरी बात, 1656 में शिवाजी ने मोरे की हत्या करके, बड़ी कहानी लंबी कैसे की थी, कर दी। मोरे की हत्या करके जावली पर कब्जा कर लिया। ये शिवाजी की बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, क्योंकि जावली को अपने कब्जे में करने का क्या मतलब था। अब जावली जब कब्जे में आया तो देखिए कि जो ये आपके इलाके थे, अब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो इलाका है अब ये इनके कब्जे में आ गया, और अब कोंकण, ये इलाके जो थे, यहाँ पे कई पुर्तगाली कंपनियां थी, यहाँ पे सिद्दी थे, सिद्दी जंजीरा के सिद्दी यहाँ पे। तो अब सीमाएं जो थी शिवाजी की, ये सीमाएं सीधी सिद्दियों से और नीचे पुर्तगालियों से टच कर गई थी। इधर बीजापुर के शासक थे और ऊपर मुगल थे, मतलब जावली चारों के केंद्र में था। और अब जावली पर विजय के बाद में इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज जावली के ऊपर शासन स्थायी नहीं देखा जा सकता। तब इन्होंने क्या किया, रायगढ़ जो कि उस समय सबसे सुरक्षित इलाका था, वहाँ पे एक अपनी राजधानी स्थापित की और रायगढ़ को राजधानी बनाया अपना। हालांकि मान्यता नहीं दी थी अभी तक, लेकिन अपने हिसाब से बना दिया और प्रतापगढ़ का किला बनाया जावली की घाटी में, ताकि वो उस किले की, रायगढ़ और प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है, ये रायगढ़ है, इसके बीच में जावली क्षेत्र है, ताकि इस पूरी जावली की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, आगे देखिए, वापस इस बात कब्जा कर लिया तथा इसकी सुरक्षा हेतु प्रतापगढ़, ये जिसका नाम आप देख रहे हो, जो आप किला अभी देख रहे हो, ये प्रतापगढ़ का ही किला है। और यह किला जो वर्तमान में आप यूँ कह सकते हो कि जो हमारा ये क्या कहते हैं इसे, सतारा ज़िला, इस सतारा ज़िले के अंदर ये है अवस्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ सुरक्षा हेतु प्रतापगढ़ का किला बनाया तथा रायगढ़ को अपना मुख्यालय, अभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन हाँ इसकी सेना यहाँ थी। ठीक है, अब इनकी सेना दो जगह मुख्य रूप से बंट गई थी। कुछ सेना कोंडना में थी, कोंडना से तो बाहर आ गए थे, कुछ सेना पुरंदर में थी, कुछ सेना आपकी तोरण दुर्ग में थी, कुछ सेना यहाँ पे थी। ऐसी पूरी डिस्ट्रीब्यूट डिप्लॉय कर रखी थी इन्होंने, ताकि कोई भी किला वापस न जाए हाथ से। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने रायगढ़ और प्रतापगढ़ को मेन यहाँ पे अपने केंद्र में रखा। और अब जब
जावली पर अधिकार हो गया, तो जावली पे अधिकार होने के बाद में अब इनकी जो सीमाएं थी वो आपके जंजीरा की सिद्धियों से और पुर्तगाली कंपनियों से टच कर गई थी। पुर्तगाल और डच के कुछ क्षेत्र थे यहाँ पे टच कर गए थे। तो मैं आगे लिख रहा हूँ, इस विजय के बाद शिवाजी की सीमा पुर्तगाली डच, ये हॉलैंड की कंपनी डच थी, ये पुर्तगाली डच यहाँ पे तटों पर रहते थे उस समय, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। और अब शिवाजी पुर्तगाल तक या पुर्तगाल के क्षेत्रों तक टच कर गए थे और अब पुर्तगाली डच और जो जंजीरा के सिद्दी थे उनके टेंशन शुरू होगी। डच और सिद्दी कहाँ रहने वाले थे? जंजीरा की सीमा सिद्दी जंजीरा के टच कर गई। बहुत समझदार शासक थे शिवाजी। जब इनसे तीनों से सीमाएं लगी, इन तीनों से, तो अब इनको लगा कि इनसे लड़ने के लिए हमें जल सेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोंकण तटीय क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र में लड़ने के लिए हमें पहाड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, अब हमें जल सेना से लड़ाई करनी पड़ेगी। और इस हेतु शिवाजी ने नौसेना का गठन किया और नौसेना का गठन किया और गठन करने के बाद इन्होंने कल्याण, भिवांडी में अपने 2 नौसैनिक केंद्र बनाए, 400 जलपोत इन्होंने बनवाए और इस तरह से एक बढ़िया अच्छी खासी एक नेवल इन्फेंट्री जो है, एक नौसेना का गठन किया शिवाजी ने, ताकि इन तीनों से वो लड़ सके। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, इतिहास ने भुला दिया गया। हर किताब के अंदर शिवाजी के बारे में 2 या 3 पेज की बात होती है, वो भी गलत जानकारियों से भरी हुई। बड़ा दुख होता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ऐसे योद्धा को किस तरह से इतिहास ने गायब कर दिया। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भी आप लोगों को, कई सारे के लेखकों को पता नहीं, जबकि मुझे खुद को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। मैं बहुत सामान्य चीज़ें कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, इनके ऊपर जितना रिसर्च किया जाए उतना कम है। इनकी युद्ध शैली, इनके युद्ध के तरीके, इनके द्वारा इनकी सोच, इन्होंने कितना बड़ा क्षेत्र कब्जे में किया, क्या क्या मतलब वीरता जो थी ना वो बहुत गजब की थी। लेकिन हमारा मध्यकाल सल्तनत और मुगल पे आके ख़त्म हो गया। न सिखों को स्थान दिया गया, सिखों में हमारे को सिर्फ उनके धर्म गुरु बता के छोड़ दिया। मराठों में सिर्फ शिवाजी को पढ़ा के बाकी सब छोड़ दिया। शिवाजी को भी 4 लाइन है, सिर्फ 3 या 4 पेज। मराठों को खा गए, सिखों को खा गए और इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे शासक थे जिनका इतिहास, जाटों का आप कोई भी पाठ देखना, जाट राजवंश की बात करते हैं तो सूरजमल, बदन सिंह और 1-2 जाट और, इनको छोड़ के बाकी सारे जाटों को छोड़ दिया जाता है और किसी भी किताब में 1 या 2 पेज से ज़्यादा जाटों का इतिहास नहीं है। जाट, सिख, मराठा, ठीक है, इन तीनों का कोई इतिहास नहीं। और राजपूत काल का फिर भी है, वो भी राजस्थान के राजपूतों का भी खा गए। इन सभी का इतिहास खा गए। कौन? साम्राज्यवादी इतिहासकार जो अंग्रेज थे। उन्होंने हमारे इस वीरता को दिखाना नहीं चाहते थे, वो हमारे को हीन भावना से शिकार करना चाहते थे कि हम हमेशा इन्फीरियरिटी में ही रहें। इसलिए अपने आप को विजयी दिखाने के चक्कर में उन्होंने हमारे को इतना कमज़ोर दिखाया कि हम लोग जो है वो हमेशा यही पराजित ही महसूस करें कि हम प्राचीन काल से पराजित होते आए। तो कहने का साफ मतलब था कि ऐसे योद्धाओं को स्थान नहीं दिया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं इसको कि हमारी परीक्षा में सवाल आ जाएगा, बाकी इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि शिवाजी को जाने इनके बारे में, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, इनकी सीमाएं जो है वो कहाँ टच कर गई, पुर्तगाल की सीमाओं को टच कर गई, डच्चों की सीमा को टच कर गई। डच्चों का हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, 1-2 इकाइयाँ थी छोटी सी, वो भी बाद में बंद हो गई थी। तो मेन पुर्तगाल और सिद्दियों की सीमा थी, ये इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, यहाँ टच कर गई। और जब इनकी सीमा यहाँ टच कर गई तो डेफिनेटली इनको क्या करना था, इनको है वो एक प्रकार से अब एक नौसेना का गठन होगा। और अब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ। पुरंदर सिंधु, 1 मिनट,
प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ के बाद क्या हुआ, अभी अभी अपन जावली के अभियान में चल रहे हैं। देखिए सॉरी, जावली के सफल अभियान के बाद शिवाजी ने कोंकण तट की ओर अभियान किया तथा 1657 में कल्याण ये वापस ले लिए, क्योंकि शाह जी को जब गिरफ्तार किया तो कल्याण, कोडना सब देने पड़े थे। अब इन्होंने वापस जीत लिए कल्याण, भिवंडी और लोहागढ़ ये सारे के सारे तटीय शहर थे। लोहागढ़, महुली इत्यादि क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब आप हालत समझ सकते हो, मैं मैप में दिखाता हूँ। इस हालत को मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब ये सारे इलाके इनके पास हो गए थे। ये जो लोहगढ़ वगैरह है, ये सारे इलाके इनके पास थे। अब ये यहाँ पे, अब ये पूरे इलाके इनके पास में आ गए थे। तो देखिए, अभी तक कुछ भी नहीं था। पूना की एक छोटी सी जागीर थी और इस जागीर के जरिए इन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र है वो अपने कब्जे में कर लिया था। और अब उनको नौसैनिकों की भी ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अब ये तटीय क्षेत्रों में अपना अच्छा खासा शासन स्थापित कर चुके थे। और जब तटीय क्षेत्रों पर शासन स्थापित कर लिया तो अब इनको नौसेना की आवश्यकता हुई और इस हेतु इन्होंने नौसेना का गठन किया। ठीक है, कब्जा जमा लिया। इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। कल्याण, भिवंडी और मेरे साथ कोलाबा भी था इसका बाद में कोलाबा भी था। अभी तो केवल 2 ही याद रखना। कोलाबा को कल अपन और कंफर्म कर लेंगे। भिवंडी को नौसैनिक केंद्र या आप कह सकते हो अड्डा केंद्र बनाया। ठीक है, 400 जहाज तथा कई युद्धक जहाज जैसे आपके गुलबट, गरब, है ना, ये सारे इनके जहाज थे जो लड़ने वाले होते हैं ना। आजकल अपन जो जैसे INS विक्रमादित्य वगैरह है, ये उस टाइप के हैं। ठीक है, गुलबट, गुरब, पल, है ना, ऐसे कई सारे नाम थे। युद्धक जहाज भी जहाजी बेड़े में शामिल किए। ठीक है, जहाजी बेड़े में शामिल किए।
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि क्या मामला हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये 1657 तक की बात है। तो 1657 तक हम आ गए हैं, बस अब 3 साल बाकी बचे हैं बीजापुर के शासकों के साथ में। अब इसी समय एक घटना हुई थी। जब हुआ क्या था, मैं मैप पे ला के बताता हूँ, ठीक है। हुआ क्या था कि ये जो अहमदनगर का इलाका आप देख रहे हो, ये इलाका, इस जगह पे औरंगजेब शासक था उस समय, गवर्नर था दक्षिण भारत का, मुगल गवर्नर। और नीचे जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये बीजापुर का क्षेत्र था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि बीजापुर के शासक की मृत्यु हो गई थी। जब बीजापुर के शासक की मृत्यु हुई तो इनकी उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। और जब उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हुई तो औरंगजेब को अच्छा मौका लगा कि अब अच्छा मौका है बीजापुर पर कब्जा करने का, क्योंकि औरंगजेब भी बीजापुर पे कब्जा करना चाहता था। ये इधर से जैसे नीचे आया तो शिवाजी यहाँ से रायगढ़ से अहमदनगर आ जाते। शिवाजी को मौका मिला खाली अहमदनगर को देखकर, सॉरी, शिवाजी को लगा कि अब औरंगजेब नीचे आ गया, अहमदनगर और जुनेर का क्षेत्र खाली पड़ा है, और शिवाजी ने यहाँ अटैक कर दिया जुनेर और अहमदनगर पर। क्यों? क्योंकि औरंगजेब नीचे आ गया था दक्षिण में, और जब ये अटैक हुआ, ये इधर आ गए तो इधर आ गए तो इनके आपस में समझौता हो गया, और शिवाजी ने ये क्षेत्र तो हालांकि खाली कर दिया। और जब औरंगजेब वापस आया अहमदनगर तो ये बदला लेने ही वाला था, तभी उत्तरी भारत में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है। शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं और दारा सिकों, मुराद, है ना, इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू होता है तो औरंगजेब को लगा कि मैं अगर टाइम पे नहीं गया तो राजा कोई और बनेगा। तो फिर औरंगजेब चला गया आगरा की तरफ। तो औरंगजेब के उत्तर में जाने के कारण शिवाजी के खिलाफ कोई फर्दर एक्शन नहीं ले पाए। हाँ, लेकिन इतना आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मुगलों से शिवाजी का पहला संपर्क हो गया था। तो मुगलों से पहली बार शिवाजी का संपर्क 1657 में हुआ था, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं हम, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, जावली वाला हो गया। और चलो अपन उसको मुगलों से संपर्क, मुगलों से संघर्ष में लिखेंगे, फिर थोड़ा आपके डाइवर्जन हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई। यहाँ पे आइए, देखो ये जावली का मैटर हो गया। अब आता है अफजल खान का वध। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब चीजें जब हो रही थी और जब अहमदनगर और जुनेर पर अटैक किए गए तो बीजापुर के शासकों को लगा कि अब इसका मतलब शिवाजी बहुत आगे बढ़ गया है, अब शिवाजी को रोकना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अफजल खान भटारी था, और अब्दुल भटारी बोलते हैं उसको उसकी जो अली आदिल शाह शासक था उस समय, आप देख लेना, मैंने लिखवा रखा है, उसकी दादी वहां पे जिंदा थी उस समय तक, जो जैसे बड़ी साहिबा कहते थे। दादी को लगा कि ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो शिवाजी आगे बढ़ता गया तो एक न एक दिन बीजापुर पूरा खत्म कर देगा ये। तो दादी ने अफजल खान, जो कि बहुत, जैसा कि शाहजी कहते थे उसको विशेला सर्प बोलते थे, शिवाजी के पिता शाहजी इसको विशेला सर्प कहते थे, सांप कहते थे, जहरीला सांप अफजल खान को। क्यों? क्योंकि उसने एक बार शिवाजी के बड़े भाई का नाम था, शायद बड़ा भाई था, संभाजी, एक संभाजी और भी हुआ बाद में शिवाजी का बेटा, तो उसको भी इसने धोखे से मरवाया था, अफजल खान से मरवाया था, अफजल खान ने मारा था उसको। उसके बाद उसको विशेला सर्प कहा जाता था, सांप कहा जाता था। तो अफजल खान को बुलाया बड़ी साहिबा ने और कहा कि आप जो है वो जाओ और शिवाजी को कैसे भी करके मारो या ले आओ, जो भी आपको ठीक लगे। तो अफजल खान ने कहा कि ठीक है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, और मैं बिना घोड़े से नीचे उतरे उसको हथकड़ी से डाल के लेके आऊंगा। अफजल खान, ये 7 फीट हाइट, बहुत बड़ा शरीर उसका, बहुत तगड़ा शरीर था। लेकिन बीजापुर के शासकों को पता था कि इतना आसान नहीं है शिवाजी को पकड़ना। तो उन्होंने इससे पहले क्या किया कि जब अफजल खान रवाना हो रहा था, उससे पहले जो महाराष्ट्र के एरिया थे जहां देशमुख, वहां मुख्य जमींदार वगैरह हुआ करते थे, पढ़ाऊंगा मैं प्रशासन में देशमुख क्या होते हैं, फरमान जारी करवाया आदिल शाह ने, बीजापुर के आदिल शाही शासक ने
कि देशमुख सारे के सारे अफजल खान की मदद करें, और मावलियों को भी आदेश दिया कि आप अफजल खान की मदद करोगे इस अभियान में। 1659, ये बात है 57 की तक तो हम जावली का मामला कर चुके हैं, 58 तक का। 59 के अंदर अफजल खान को भेजा जाता है आपके शिवाजी के पास। उस समय शिवाजी थे प्रतापगढ़ जावली के किले में, शिवाजी यहां पे थे, ठीक है, यहां पे थे प्रतापगढ़ के अंदर, इस दुर्ग में थे। अब उसने कृष्ण जी भाकर नामक अपना एक ब्राह्मण दूत था अफजल खान का, उसको भेजा। क्यों? भाषा में प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये मराठी बोलते थे और वो सारे उर्दू वगैरह बोलते थे। ऐसी स्थिति में भाषा की बैठती नहीं थी, तो फिर कृष्ण जी भाकर को भेजा दूत बनाकर। कृष्ण जी भाकर ने शिवाजी से संपर्क किया, शिवाजी ने बात नहीं की, लेकिन शिवाजी के अधिकारी जो थे, दूत थे, उन दूत के बीच में बात हुई। बात होने के बाद में मीटिंग फिक्स हुई कि दोनों मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे? तो प्रतापगढ़ के इन्हीं जंगलों में मिलेंगे। यहाँ से कोई 2-1.5 किलोमीटर दूर एक आपके पाल क्षेत्र आता है। पाल का मतलब ये होता है कि किले के आसपास का एरिया ही पाल कहलाता है। तो पाल ग्राम भी बोल सकते हो, पाल क्षेत्र भी बोल सकते हो, प्रतापगढ़ का वन क्षेत्र भी बोल सकते हो। एक बार आर्य स्प्री में पूछा गया था कि अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कहाँ पे की थी, तो प्रतापगढ़ के जंगलों में की थी। अब क्या हुआ, प्रतापगढ़ के जंगलों में मीटिंग फिक्स हुई 10 नवंबर 1659 को, 59 को। किताबों ने 2 नवंबर लिखा है, आप काट देना उसको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हालांकि डेट वगैरह मैं आपको सारे अच्छे से करवा दूंगा। भेंट में ये हुआ था कि दोनों अकेले आएंगे, बस एक एक निजी सुरक्षा गार्ड पास में रहेगा या अंगरक्षक पास में रहेगा। तो घने जंगलों के अंदर शिवाजी अपने मोरोजी वगैरह, जीवाजी, कावजी, इन दोनों सुरक्षा गार्डों को लेकर निकले, और उधर से अफजल खान भी एक सैयद बांदा नामक अपना एक बहुत वेल नाउन तलवारबाज था, उसको लेकर निकले। और शिवाजी थोड़े और चतुर थे, उन्होंने एक अपनी छोटी सी सेना पालकर और दत्तोजी इन सभी के नेतृत्व में छुपा रखी थी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूरी किला था, तो इनकी सेना तो यही थी ऑलरेडी, कि अगर ऐसी लड़ाई जैसी स्थिति हो जाए तो सेना को ऑर्डर दे रखा था कि छोड़ना नहीं फिर किसी को भी। अब इनकी जब भेंट हुई, तो भेंट जैसी शुरू हुई, उसी समय क्या होता है, इस्लाम में सब ऐसे पहले गले मिलते हैं। और जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, तो अफजल खान ऐसे छुरा घोंपने वाला था, उसके हाथ में था। उससे पहले शिवाजी के हाथ में बगनक थे। बगनक मतलब बाघ के नाखून का एक ऐसा आता है जो ऐसे पहनते हैं, ठीक है। और उन्होंने, शिवाजी ने, हाइट कम थी शिवाजी की थोड़ी, और उन्होंने उनके पेट में ऐसे बगनक डाला, और वो पीछे से ऐसे छुरा मारने वाले थे, और शिवाजी ने आगे से उनका पेट का मसाला पूरा बाहर निकाल दिया, और अफजल खान वहीं पे धराशायी हो गए, और फिर बच्ची कुची सेना को भी मार दिया गया। इस तरह से अफजल खान का वध कर दिया। अफजल खान का प्रतापगढ़ के जंगलों में वध होना शिवाजी की एक बहुत बड़ी विजय का प्रतीक था। आसपास के क्षेत्रों का शिवाजी के ऊपर विश्वास बढ़ गया। शिवाजी की सेना में अतिशय वृद्धि हुई, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और अफजल खान, जब इस तरह से अफजल खान का वध हुआ, तो उस समय ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ी बात थी, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी। और शिवाजी के द्वारा अफजल खान का वध करने के बाद में सेनाएं और आगे बढ़ती है, और फिर सेना जो है आपकी, तब तक औरंगजेब शासक बन चुका था 1657 के अंदर, और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को जसवंत सिंह के साथ भेज दिया था। अब शाइस्ता खान के साथ क्या संघर्ष होगा वो मुगलों में लेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम है वो अभी अफजल खान को ले लेते हैं। अफजल खान के बाद एक पन्हाला का अभियान और होगा। अफजल खान की मृत्यु का जब समाचार सुना बीजापुर के अंदर, तो बीजापुर के अंदर हालत खराब हो गई कि इसे कैसे मार दिया। तब उन्होंने सिद्दी जोहार नामक एक व्यक्ति को 60,000 की सेना देके भेजा। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा बाद में कि वो अभियान कैसे हुआ। उससे पहले मैं अफजल खान लिखवाना चाहता हूं आपको, ठीक है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में अफजल खान का एक मेरे हिसाब से प्रश्न था, फर्स्ट पेपर में।
मैं चाहता हूँ आज बीजापुर वाला काम करके ही जाए, फिर कल मुगलों का कर लेंगे। टच कर गई, ठीक है। हम चौथे पॉइंट पे ही हैं, जावली का अभियान हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, पन्हाला का अभियान से पहले हम 5वां बिंदु ले रहे हैं, अफजल खान का वध। ठीक है, अफजल खान का वध। अब शिवाजी की बढ़ती शक्ति को, अब मैं बहुत शॉर्ट में पॉइंट लिखूंगा और जो आपके काम के हैं वही मैं लिखूंगा। आप पूरी कहानी तो वैसे ही आपने सुन ली है, तो अब आपके ऐसी कोई बात नहीं है जो मतलब आपको अलग से मुझे बतानी पड़े, और लिखने वाली बातें मैं सारी अब लिख रहा हूँ, ठीक है। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर बड़ी साहिबा आदिल शाह की दादी थी वो, वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी साहिबा ने अब्दुल्ला भटारी उर्फ अफजल खान को शिवाजी को मारने हेतु भेजा। इससे पूर्व आदिल शाहियों ने एक फरमान जारी कर मावल क्षेत्र के देशमुखों से अफजल खान की मदद का आदेश दिया। ठीक है, ये बात आपको पहले मैंने बता दी, इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं है। और अब देखिए क्या हुआ। इस समय शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में आता ही। कहाँ थे? प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। ठीक है, प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। अफजल खान के दूत कृष्ण जी भास्कर था, सॉरी, भास्कर, तथा शिवाजी के दूत पंतोजी गोपीनाथ के मध्य वार्ता हुई तथा
प्रतापगढ़ के जिलों के निकट प्रतापगढ़ के वनों, जो प्रतापगढ़ के आसपास का जो जंगली एरिया था वहाँ पे, पार ग्राम भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे आज भी कहते हैं पार, पार ही कहते हैं ना, गाँव का पार, आज कहते हैं अब्बे का पार, ऐसा पार वैसा पार। पार का मतलब एक प्रकार से पूरा आसपास का एरिया। तो ये पार क्षेत्र था किसका? प्रतापगढ़ के जंगलों का। प्रतापगढ़ के वनों में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी भेंट कहाँ हुई थी, कई बार पूछते हैं। वनों में 10 नवंबर, 2 नवंबर दिखे वो काट देना, 1659, 10 नवंबर 1659 को भेंट करना प्रस्तावित हुआ। ठीक है, प्रस्तावित हुआ। तो डेट याद रखना, ये एक सेकेंड, दस नवंबर 1659। ठीक है, 10 नवंबर 1659 को इनके बीच में वार्ता तय हुई कि अब आगे भेंट होगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, लिख लो, मैं स्लाइड पे आ रहा हूं। निर्धारित दिन शिवाजी अपने दो अंगरक्षकों, शिवाजी अपने दो अंगरक्षकों जीवमहल तथा शंभूजी कावजी, दो अंगरक्षकों तथा अफजल खान अपने अंगरक्षक तलवारबाज सैयद बांदा के साथ उपस्थित हुए। ठीक है, शिवाजी ने निकट ही जंगलों में एक छोटी सेना मोरो पिंगले तथा नेतोजी पालकर के नेतृत्व में तैनात कर रखी थी। भेंट किस बेस पे हो रही थी? भेंट इस कारण की जा रही थी कि शिवाजी को बहुत कुछ दिया जाएगा, ये वो, मतलब एक समझौता करने का प्रस्ताव दिया था उस भास्कर के जरिए, कृष्ण जी भास्कर के जरिए, और इसीलिए शिवाजी ने भेंट की थी। और शिवाजी को अच्छे से पता था कि भेंट के दौरान ये क्या करने वाले हैं। शिवाजी को बहुत ढंग से पता था कि यहाँ पे कोई न कोई संघर्ष होगा और मेरे को मारने का ही प्लान होगा। तो शिवाजी उस हिसाब से तैयार होकर गए थे। ठीक है, तैनात कर रखी थी। ठीक है, भेंट के दौरान शिवाजी ने बाघ के नाखून डालते हैं, ऐसे करके बहुत तीखा हो जाता मैटर। बगनख डालकर
देखो शिवाजी ने पहले वग्नक नहीं डाले, जब इनकी भेंट हुई ना ऐसे करते हैं, गले मिलते हैं, ऐसे गले मिलते हैं तो फिर क्या होता है कि वो उनका ऐसे इरादा था कि पीछे से वो मार देंगे। तो शिवाजी इस चीज़ को भांप गए बहुत जल्दी, क्योंकि चाहते तो वैसे थे ही, शिवाजी कम तो थे नहीं। जब उनकी यह स्थिति उससे पहले उन्होंने वो अंदर से पूरा मसाला बाहर निकाल दिया और शिवाजी ने वग्नक डालकर अफजल खान को मार दिया, जिसने कहा था कि मैं बिना घोड़े से उतरे शिवाजी को हथकड़ी डालकर लाऊंगा, ठीक है, लाऊंगा। तो इस प्रकार अफजल खान का वध कर दिया गया। ये बात 10 नवंबर 1656 की है, ठीक है। और ये एक प्रकार से उसके बाद क्या हुआ, जब ये घटना हुई तो इनकी सेना तो थी पास में, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में। इस सेना ने जो आदिल शाही सेना थी उसको ढंग से पराजित किया, किसी को भी छोड़ा नहीं इन्होंने। और इन्होंने इनको क्या किया, डालकर लाऊंगा। फिर आगे देखिए, वध के बाद जावली युद्ध हुआ, जिसमें मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में, सीधे लिख लेता हूँ, जिसमें मराठों ने आदिल शाहियों को पराजित किया। ठीक है, जावली में ये सारी घटना हो गई। अब इस घटना के बाद में देखिए, फारूकी, स्मिथ, डफ, इन सभी ने शिवाजी को एक हत्यारा कहा था। और जैसा कि मैंने आपको कहा, शाहजी खुद अफजल खान को विशेला सर्प कहते थे, ये धोखेबाज व्यक्ति था। ये बात शिवाजी को पहले से पता थी, इसलिए शिवाजी अपने हिसाब से पूरा तैयार होकर गए थे। और अब देखिए आगे क्या हुआ, तो ये बात मैं आपको कहीं लिखवा लेता हूँ, ठीक है, जगह ही नहीं बची, कोई नहीं, मैं आपको पैरा छोड़ के लिखवा लेता हूँ। शाहजी अफजल खान को विशेला सर्प कहते थे, क्योंकि उसने संभाजी शिवाजी के शायद बड़े भाई थे, संभाजी को छल से मरवाया था, मारा था, ठीक है, इसलिए शाहजी भी उसको है वो कहते थे। अब ये अफजल खान की वध की घटना हमारी पूरी हो जाती है। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये निकल के आएगी कि अफजल खान के वध के बाद, अब इस वध के बाद में आसपास के जो क्षेत्र थे, पन्हाला, बसंतगढ़, विशालगढ़, है ना, ये सारे किले जनवरी 1660 तक शिवाजी ने अपने कब्जे में कर लिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर की बात तक तो हमने कर ली। अब 1660 के स्टार्टिंग तक पन्हाला का दुर्ग उसने अपने कब्जे में कर लिया शिवाजी ने। और अब आगे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी, इस वध के बाद जनवरी 1660 तक शिवाजी ने पन्हाला,
पन्हाला 60 तक नहीं, इस वध के बाद इस वध के बाद जनवरी 1660 नहीं, एक मिनट, इस वध के बाद 1660 के आरंभ में शिवाजी ने पन्हाला, बसंतगढ़, खलना जिसे विशालगढ़ कहते थे, विशालगढ़ के दुर्ग अपने कब्जे में किए। अब देखिए अफजल खान का जो वार फैल हुआ, तब आप देखिए, समझिए इस चीज़ को। मैं पन्हाला दुर्ग आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र दिखाना चाहूँगा वापस। तो अब देखिए ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब ये तो क्षेत्र जेल लिए थे। अब देखो, अब यहाँ से बात शुरू हुई थी और पन्हाला और विशालगढ़ तक पहुँच गई, यहाँ तक बात पहुँच गई। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह से शिवाजी ने ये प्रतापगढ़ के जंगलों में जब उसको पराजित किया तो बहुत बड़ी सफलता मिली इनको, और अब इन्होंने ये पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया, पन्हाला और विशालगढ़ का क्षेत्र। और ये बीजापुर के शासकों के लिए इससे बड़ी शायद ही कोई चिंता हो। तब इन्होंने एक बड़ा अभियान किया पन्हाला पे, और सिद्दी जोहर को 60,000 सैनिकों के साथ भेजा। 20,000 सैनिक पैदल थे और घोड़े पे थे, और 40,000 सैनिक पैदल थे। मैं समझाता हूँ बात को। अब मैं थोड़ा पहले पृष्ठभूमि बना देता हूँ। दुर्ग कब्जे में किए, इसके बाद शिवाजी पन्हाला में कुछ समय ठहरते हैं। इस समय शिवाजी को रोकने हेतु, क्योंकि पन्हाला से शिवाजी आगे बढ़ने वाला था, रोकने हेतु सिद्दी जोहर, मुराद खान के नेतृत्व में 60,000 की सेना, जिसमें आपके 20,000 घुड़सवार थे, 40,000 पैदल थे। क्योंकि मैदानों में घुड़सवार दौड़ते थे, फिर पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई करनी होती तो पैदल सैनिकों का काम होता था। ठीक है, 60,000 सेना पन्हाला भेजी। किसने? बीजापुर ने सेना भेजी। सूचना मिलने पर शिवाजी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। ऑर्डर दे दिया कि सभी किलों में राशन सामग्री इकट्ठी कर लो। ठीक है, सैनिकों को जो सभी को एकदम मोर्चे पे तैनात कर दिया। शिवाजी ऐसे भागने वाले व्यक्तियों में से नहीं था। शिवाजी को ये था कि अब पन्हाला आए हैं ना, तो अगर सिद्दी मौल इसको जोहर को पराजित कर दिया तो डेफिनेटली आगे हमारा काम काफ़ी कुछ हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सिद्दी जोहर जीत गया तो निश्चित रूप से शिवाजी की समस्या खड़ी होने वाली थी। तो अब ये दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई थी बीजापुर के साथ में। शिवाजी ने अपनी तैयारियां पूर्ण करी, की। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब इसको आप लिख लो, फिर मैं पन्हाला अभियान पे आ रहा हूं। ठीक है, ये है पन्हाला का दुर्ग। तो अब देखिए, अफजल खान का वध हमने लिया है 5वें नंबर पे। अभी मैं 6ठे नंबर पे आ रहा हूं, पन्हाला अभियान पे।
ठीक है। पन्हाला अभियान, ठीक है। पहले मैं इसकी पूरी बात सुना देता हूँ और उसके बाद में आपको लिखवाते हैं हम, ठीक है। बड़ा शानदार किला है, देखते जाइए, काफ़ी अच्छा किला है। किले का और मेरे शर्ट का रंग भी मैच कर रहा है अभी। अब देखिए हुआ क्या था। तो शिवाजी अफजल खान की हत्या करने के बाद में पन्हाला, विशालगढ़ और बसंतगढ़ ये सारे किले जीत लिए थे। और अब जो आगे टारगेट था वो इनका दक्षिण की ओर बढ़ना था, बीजापुर की मेन केंद्र पे अटैक करना था। और उधर बीजापुर के शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि अब किसी भी तरह से शिवाजी को रोकना जरूरी है, अन्यथा अब बीजापुर का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इनके पास में। तभी सिद्दी जोहर को भेजा गया। सिद्दी ने क्या किया? सिद्दी ने पन्हाला दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और इतनी तगड़ी घेराबंदी करी कि जैसे मान लो ये किला है, इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे, इसके चारों तरफ चौकियां बना दी ऐसे, और इन चौकियों के अंदर पूरी सेना को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिप्लॉय में कर दिया। जैसे मान लो एक चौकी में 1000 सैनिक बिठा दिए तो 500 सैनिक बिठा दिए, तो ऐसी करीबन 200 चौकियां आसपास पूरी बना दी, 50, 40, 20 मीटर के दायरे में। और सभी सैनिक रात भर और पूरा दिन है वो बीच में ऐसे गश्ती करते थे ताकि शिवाजी निकल ना जाए। अब शिवाजी को इस प्रकार से घेर लिया। ऊपर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों से संपर्क किया। अंग्रेजों से संपर्क करके अंग्रेजों से छोटी तोपें ली ताकि किले को तोड़ सके। बंदूकों का जवाब तो फिर भी है, तोपों का जवाब नहीं था। छोटी तोपें आती थी तो उन तोपों को भी खरीद लिया ताकि अगर भागने की कोशिश करेंगे ना तो भी हम शिवाजी को भागने नहीं देंगे। उस समय शिवाजी की सारी सेना डिस्पर्स थी, कुछ पुरंदर में थी, कुछ रायगढ़ में थी, कुछ प्रतापगढ़ में थी, कुछ मतलब अलग अलग जगहों पे थी। पन्हाला में सिर्फ ये 600 सैनिक ही थे, 600 सैनिक और 200 मावली, 600 मावली और 200 कहार थे जो शिवाजी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे तो पालकी में बैठा के ले जाते थे। बस वो 800 लोग ही थे इस किले के अंदर। अब इस किले का घेरा डाल दिया गया लगभग आप मान के चलिए मार्च अप्रैल के आसपास, 1660 की मैं बात कर रहा हूँ। 2 महीने ढंग का घेरा बना रहा। अब शिवाजी को लगा कि ऐसे तो स्थिति खराब हो जाएगी, तो शिवाजी वर्षा ऋतु का इंतजार करने लगे कि बारिश आएगी तो इन क्षेत्रों में इतना जल भर जाता है कि कोई भी सेना घेरा बना के नहीं रख सकती, घेरा तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि चौकियां की चौकियां नदियों से उड़ जाती है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पूरे नदियों का क्षेत्र है ये। बरसात आ गई, बरसात आने के बावजूद भी उसने अपने घेरे में कोई कमजोरी नहीं रखी और मजबूत घेरा किया उसने शिवाजी को अच्छा सा कैद कर लिया। शिवाजी पहली बार ढंग से ट्रैप हुए थे। अब शिवाजी के लिए स्थिति ये थी कि अगर शिवाजी यहाँ पकड़े गए तो शिवाजी खत्म। पूरा मराठा स्वराज्य जो अभी तक उन्होंने बनाया था पिछले 15 साल से मेहनत करके, 16 साल 15 साल से, वो पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर शिवाजी जीत गए तो बीजापुर पूरा उसके कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये लड़ाई डू एंड डाई की थी। पता नहीं इतिहास में इसको कहीं स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि तानाजी पे फिल्म अभी जरूर बनी थी, आप देखना उस पर। मैं तानाजी की कहानी आपको शायद कल की वीडियो में सुना पाऊंगा। अब मैं आगे इस बात करता हूँ। तभी शिवाजी ने अपना एक जासूस जिसका नाम महादेव था उसको भेजा कि पता करके आओ कि ऐसी कोई जगह भी बची है जहां शिवाजी बाहर निकल सके। अब महादेव जासूस को भेजा। महादेव जासूस उसकी सेना में भर्ती हो जाता है, ऐसे करते करते सैनिक बनता है। वो जासूस महादेव आज का नहीं था, वो कई सालों से जासूस था, 12-13 साल से वो जासूस था और वो उसकी सेना में था, सारी सूचना शिवाजी को देता था। एक रात अर्धरात्रि को करीबन 12-1 बजे वो जासूस जो है वो एक सन्यासी का वेश करके और किले में आता है, ठीक है। क्योंकि जो चौकियां थी ना वो काफ़ी दूर थी, ऐसे 200-250 मीटर दूर थी, क्योंकि पहाड़ी की ढाल खत्म होते होते 200-250 मीटर तो हो जाते हैं। तो वो वहाँ से धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ के और इस जगह पे शिवाजी से भेंट करता है। शिवा वहाँ पकड़ते ही देखते ही शिवाजी को उन्होंने सैनिकों ने पकड़ लिया उसको। तब उसने हटाया और कहा तो मैं तो महादेव हूँ। फिर गले लगाया शिवाजी ने, पूछा कि क्या हुआ, बता स्थिति क्या है बाहर। तो उसने कहा कि राजे कहते थे
कि मैंने ऐसा घेरा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतना खतरनाक घेरा मजबूती से के साथ है कि यहाँ से निकलना अब हमारा बहुत मुश्किल काम है और हमें बहुत जल्दी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत से शाइस्ता खान भी आ रहा है, औरंगजेब भी सेना लेके आ रहा है, और अगर हम यहाँ दबे रहेंगे तो शाइस्ता खान हमारा क्षेत्र पूरा ले जाएगा। और ये बात हो रही थी, शाइस्ता खान ने अहमदनगर, जुनेर, पूना और ये पूरा क्षेत्र शाइस्ता खान ने जीत लिया था, और शाइस्ता खान पूना में घेरा डाल के बैठ गया था वहीं पे, और शिवाजी ट्रैप हो रखे थे, और शाइस्ता खान को जवाब नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात थी। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ उपाय निकालना जरूरी है। तब उस महादेव ने कहा कि उत्तर के अंदर, उत्तरी भाग उस साइड में आता है, कि उत्तर में एक ऐसा भाग है जहाँ से आप निकल सकते हो, क्योंकि वहाँ दो चौकियों के बीच में करीबन 50 मीटर की दूरी है, वहाँ से ही निकला जा सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। और वहाँ से निकलने के बाद हमें विशालगढ़ पहुँचना पड़ेगा। अगर हम विशालगढ़ पहुँच जाते हैं तो विशालगढ़ में काफ़ी अच्छी एक गजापुर घाटी है, ये विशालगढ़, ये है विशालगढ़ का इलाका। ये पन्हाला में कैद हो गए इधर। अगर इधर की तरफ पहुंच गए इस साइड में, ये 45 किलोमीटर की गैप थी इन दोनों के बीच में, करीबन 15 मील के आसपास, अब 40-45 किलोमीटर मानिए। अब पन्हाला से अगर हम ऐसे गुपचुप तरीके से निकलते भी हैं तो करीबन 45 किलोमीटर तक भाग के हमको जाना पड़ेगा, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। अब इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की और उसी चौकी के बीच से निकलने का प्लान बनाया। इनके पास में काफ़ी शक्तिशाली लोग थे शिवाजी के पास में, बीजा प्रभु देशपांडे, त्र्यंबक राव। और जब महादेव ये सब बातें बता रहा था तो बीजा प्रभु काफ़ी क्रोधित हो गए, वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो बीजा प्रभु ने कहा कि राजे, आप तो निकलने का प्लान करिए, निकालने की गारंटी मेरी है, आपको बाल भी बांका होने नहीं दूंगा, हम ऐसे हार नहीं सकते। तो शिवाजी ने कहा शांत शांत, कि बड़े युद्ध जीतने के लिए कई बार छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है, इसलिए यहाँ से निकलना सबसे पहले ज़रूरी, या मेरे को कुछ हो गया तो पूरा मराठा स्वराज खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ हमें लड़ाई नहीं बल्कि निकलने का प्लान करना है। तभी रात को प्लान बनता है। उन्होंने 10 दिन तक रेकी करी, रेकी करते हैं ना कैसे निकलना है, लोग सजग है कि नहीं है, 5-10 सैनिक भेज के देखा किया, उनको लगा कि ऐसे तो नहीं निकला जा सकता। फिर एक शिवा नाई था शिवाजी का, उसकी हम शक्ल था शिवाजी के, ऐसा उस टाइप का शरीर वगैरह लगभग सेम था उसका। एक दिन उसने शिवाजी की अनुपस्थिति में, शिवाजी कहीं बाहर थे, अनुपस्थिति में शिवाजी के पूरी पोशाक पहनी, एकदम दाढ़ी वाड़ी थी उसकी सेट, पोशाक पहनी, और शिवाजी को कहा कि इस गलती के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे कद काठी और वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब आपके काम आए, इसलिए मैंने ये पहन ली है, मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें। शिवाजी ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो उसने कहा कि अपन 2 पालकियाँ बनाते हैं, एक पालकी में मैं निकलता हूँ, एक पालकी में आप निकलो, सेना मेरे पीछे आएगी, आप भाग जाना। प्लान ये बनाया गया, 2 पालकियाँ बनाई गई, 600 सैनिक साथ में, और बीजा प्रभु देशपांडे का नेतृत्व, बीजा प्रभु सबसे आगे, और 2 पालकियाँ बनाई एक रात को, और दोनों पालकियों को रवाना किया। अब पहले पालकी निकली एक रास्ते से, वो उत्तरी चौकी से 2 पालकियाँ नहीं होगा, एक पालकी दूसरी चौकी से निकाली ताकि सारी सेना का फोकस उधर रहे। और दूसरा जो मेन रास्ता था जिसकी चौकियों के बीच में गैप था, वहाँ पे 600 सैनिक, 200 कहार और शिवाजी की पालकी निकलती है। कहते हैं कि उस समय सारे सैनिक नंगे पांव थे, क्योंकि चप्पलों में आवाज़ सुनाई दे देती, और आवाज़ अगर सुनाई देती तो फिर ये पैदल सैनिक थे, उनके पास में घोड़े भी थे, वो इनको 5 किलोमीटर भी जाने नहीं देते। बात 50 किलोमीटर की थी, ये पीछे 40,000 पैदल और 20,000 सैनिक घोड़े पे थे, बड़ी रिस्क का काम था। अब ये दोनों की दोनों पालकें निकल गई, और जैसी 2 चौकियाँ पास में आई तो एक चौकी पर जैसी वो शिवा नाई था, वो थोड़ा आगे निकला चौकी पार करके, और 500 हज़ार मीटर पर, मतलब 5 किलोमीटर के बाद 1 घंटे बाद उसको आधे घंटे बाद पकड़ लिया। और उसी समय शिवाजी, वो सारी सेना उधर केंद्रित हुई, शिवाजी उत्तरी चौकी से निकल गए। अब शिवाजी और इन्होंने इधर उड़ान भरी, और पीछे उसी समय किसी ने सिद्दी जोहर को कहा कि शिवाजी भाग गए।
और उसी समय सिद्दी जोहर के मुंह का पानी उतर गया। और कहते हैं कि उस बाद में थोड़ी देर बाद में एक दूत आता, उसने कहा कि टेंशन लेने की बात नहीं है, हमने शिवाजी को पकड़ लिया है। और वो पकड़ के उनको सिद्दी जोहर के पास में लाई। और वहाँ पे शिवाजी और सिद्दी जोहर के बीच में सीधी बात होती। वो शिवाजी नहीं बल्कि शिवा नाई था। और शिवा नाई और सिद्दी जोहर के बीच में जब बात होती है तो सिद्दी जोहर बड़े हंसते हुए मूड से हर प्रश्न का जवाब दे रहा था। तब थोड़ा सा उसको लगा कि क्या मामला है ये, और करीबन 4-5 घंटे उसने उसे उलझाए रखा। शिवाजी की सेना ऐसे भागती गई। और फिर उस समय कहते हैं कि सूचना मिली कि वो जो नाई है, ये जो आया है, ये शिवाजी नहीं है, शिवाजी दूसरे रास्ते से चला गया है। क्योंकि किसी एक सैनिक की कहते हैं कि वो पैर फिसल गया था और वो पकड़ा गया। और उसके बाद पता चला कि एक पालकी इधर से भी गई है। और ये बात जब पता चली सिद्दी जोहर को कहा तो सिद्दी जोहर ने उसको शिवा नाई को वहीं पे मार दिया। और हंसते हंसते वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और उसके बाद मुराद खान के नेतृत्व में एक पूरी सेना जो है घोड़ा लेके, घुड़सवार सेना पूरी शिवाजी के पीछे भागती है। अब रात पूरी ये सेना भागी है, क्योंकि रात को तो घोड़े चलते नहीं और पहाड़ों में तो बिल्कुल मुश्किल था। तो रात पूरी तो कुछ हुआ नहीं। मॉर्निंग सुबह तक होते होते वो सेना पीछे भाग जाती है उसकी, शिवाजी की। और ऐसा माना जाता है कि करीबन 40 किलोमीटर की दूरी जो है इन्होंने 5 घंटे में पार कर ली थी। ठीक है, 7 किलोमीटर के एवरेज के हिसाब से। और फिर करीबन कोई 2-4 किलोमीटर का एरिया बचा था। और उसी समय मुराद खान पहुंच जाता है पीछे। और बाद में पता चला कि आगे विशालगढ़ में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे जसवंत सिंह सेना लेके पहुँच गए। जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे और शिवाजी मनसबदार थे औरंगजेब के। जसवंत सिंह और एक सुरवे नामक मराठा था, इन दोनों ने विशालगढ़ को कैद कर रखा है। अब देखो स्थिति ऐसी आई कि जिस किले में जा रहे हैं वो आगे बंधा हुआ है और जिस किले से आ रहे हैं वो भी बंधा। अब आगे भी सेना है और पीछे भी सेना है। अब शिवाजी को बचना है सिर्फ 600 सैनिक। तभी बीजा प्रभु ऐलान करते हैं। बीजा प्रभु कहते हैं कि राजी अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा, अब आप पालकी से बाहर आओगे। 300 सैनिक मुझे दो और 300 सैनिक आप ले जाओ। आप जसवंत सिंह और सुरवे का घेरा तोड़ो और हम इसको रोक के रखते हैं, हम इसको रोक के रखते हैं। ये बात है इस गजापुर घाटी की। इस घाटी में इस तरफ से सेना आ रही थी। ये बीच में जो ब्रिज दिख रहा है, आजकल ब्रिज है, पहले ब्रिज नहीं था। सेना यहां से निकलनी थी। ये बीच का जो रास्ता दिख रहे हो ना, यहां से सेना निकलनी थी। और यहां पे क्या हुआ, गजापुर घाटी में बीजा प्रभु खड़े होते 300 सैनिकों के साथ। उसने कहा राजे आप चिंता ना करें, आप घेरा तोड़े जसवंत सिंह का और आप उस जैसे ही विशालगढ़ में पहुंचे वैसे ही वहां पे एक मराठों की तोप छोड़ देना। और मराठों की तोप की गर्जना के साथ ही बीजा प्रभु रहा जिंदा तो हर हर महादेव का नारा दे देगा, नहीं जिंदा रहा तो मेरी सांस उसी समय सही तरीके से टूट जाएगी। कि अब जल्दी कीजिए, देरी मत कीजिए। शिवाजी समझ गए कि बीजा प्रभु अब अपनी जान की बाजी लगा रहे। बीजा प्रभु देश पांडे 300 सैनिकों के साथ में इस गजापुर घाटी को रोक लेता है और शिवाजी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे भागते हैं। और अब तलवारें चलनी शुरू होती है दोनों तरफ से। उधर शिवाजी ने जसवंत सिंह और सुरवे की जो घेराबंदी थी उसको तोड़ना शुरू किया और उन्होंने उन 300 सैनिकों ने उस पूरे घेरे को तोड़ दिया। और इधर बीजा प्रभु देश पांडे ने, ऐसा माना जाता है, करीबन 5 से 6 हजार मुसलमान सैनिकों को मारा था। उसकी तलवार चल रही थी पता नहीं कितनी गति से। और उसने आगे की 3 घंटे तक किसी भी सैनिक को इस घाटी को पार करने नहीं दिया कि वो शिवाजी का पीछा कर सके। और विशालगढ़ के अंदर शिवाजी काफी अच्छी स्थिति में था, तो निश्चित रूप से विशालगढ़ पहुंचना मतलब शिवाजी की सुरक्षा हो जाएगी। और कहते हैं दोपहर शाम तक आते आते शिवाजी पहुंच गए वहां पे, घेरा तोड़ के विशालगढ़ में पहुंचे और वहां से सबसे पहले जाते ही तोप छोड़ी। और जब तोप की गर्जना सुनाई देती, कहते हैं कि शिवाजी ने जैसी तोप छोड़ी उसी समय कहते हैं कि बीजा प्रभु देश पांडे ने हर महादेव के नारे के साथ में अपनी जान दे दी। और उसी तरह से शिवाजी पन्हाला के दुर्ग से निकलकर विशालगढ़ पहुंच गए। पहली बार ट्रैप हुए लेकिन अपनी जान बचा ली। और यहाँ पर बीजा प्रभु देश पांडे, त्रिंबक राव नहीं और शिवा नाई, ऐसे बहुत सारे योद्धा शहीद हुए। 300 योद्धा यहाँ पे मारे गए थे इस जगह पे। ऐसे 300 योद्धा एक बार और मारे जाएंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा आगे किसी युद्ध में, जब युद्ध आगे और बढ़ेगा।
जो जय सिंह के सामने एक युद्ध और होने वाला है। तो पन्हाला के दुर्ग में इस तरह से शिवाजी घिरे थे। हालांकि इसको इतिहास में इतना स्थान नहीं दिया गया, मैंने कहीं पढ़ा नहीं इतना। बाद में मराठा इतिहास देखते हैं तो थोड़ा मिलता है, बाकी नहीं मिलता इतना। इस बात को हम लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पन्हाला अभियान, ठीक है, हमने लिखा कहाँ तक है, तैयारियां पूरी कर ली, ठीक है। अब आगे देखिए, सिद्दी मौला ने, मौला क्या नाम आ रहा है, सिद्दी जौहर ने एक मजबूत घेरा पन्हाला के दुर्ग पर के चारों ओर डाला। साथ ही अंग्रेजों से छोटी तोपें भी खरीदी। वर्षा ऋतु में भी घेरा नहीं उठाया, बल्कि और मजबूत किया, ठीक है। उत्तर में मुगल आक्रमण का खतरा भी बना रहा, खतरा भी बन गया था, ठीक है। एक पुरंदर पर जब अटैक होगा ना, वहाँ पे भी एक बीजा प्रभु आएंगे, वो मुरारी बीजा थे, ठीक है, वो मुरारी थे, और यहाँ पे बीजा प्रभु है। कई किताबों ने बहुत गलत लिख लिए है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। खतरा भी बन गया था। अब आगे देखिए क्या हुआ। ठीक है, वर्षा ऋतु, महादेव जासूस की सूचना पर शिवाजी दुर्ग से सौ सैनिकों के साथ पालकी पर बैठकर विशालगढ़ दुर्ग की ओर निकलते हैं। गजापुर घाटी में इन लोगों की तो फिल्में बननी चाहिए पर बनती नहीं है। बीजा प्रभु देशपांडे ने वीरता के साथ आदिल शाही सेना को रोक रखा। था। अंत में बीजा प्रभु वीर गति को प्राप्त हुए।
परंतु शिवाजी जसवंत सिंह व सुरवे का घेरा तोड़कर सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पहुंच गए। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बात लिखी लेकिन सुनाई मैंने बहुत डिटेल में। तो ये सिद्दी जोहर को सलाबत जंग की उपाधि थी इसके पास में, तो थोड़ा सा इसको सलाबत खान भी नाम, जंग क्या सलाबत खान भी कहते हैं ना, इसको उपाधि देके भेजा था सलाबत की। आप लिख लो इसको बड़े आराम से। ठीक है, अब लिख लिया होगा आपने। तो अब देखो क्या हुआ। तो इस प्रकार से शिवाजी पन्हाला की और गजापुर घाटी, इस घाटी से निकलकर किस तरह से बच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। अब सबसे बड़ा संकट क्या था इस समय? सबसे बड़ा संकट ये था कि जो आपके ये क्या नाम है इसका, शाइस्ता खान, ये शाइस्ता खान पहुंच गया था। आपकी शाइस्ता खान कहाँ पहुंच गया था? एक मिनट, कई बार क्या रिकॉर्डिंग का टाइम पूरा हो जाता है और क्लास फॉरगॉट की एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाती है, पर दर्द बहुत होता है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती है, देखना पड़ता है कैमरे पे टाइम और कितना बचा है इसमें। तो अब देखो शाइस्ता खान ने अटैक कर लिया था। अब वापस मैं इसको थोड़ा मैप पे समझाता हूँ। अब ये विशालगढ़ पन्हाला यहाँ लड़ रहे थे और मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर जनरल बना के भेजा था, और शाइस्ता खान है वो यहाँ तक आ चुका था। उसने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था। पूना, कल्याण, सारे क्षेत्र ले लिए थे। अब शिवाजी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती तैयार थी। अब शिवाजी को लगा कि दो बड़े शत्रुओं से एक साथ कैसे लड़ूंगा। दो बड़े शत्रु थे, इधर से शाइस्ता खान से लड़ना था, इधर से नीचे ये बीजापुर से लड़ना था। तब शिवाजी ने बीच का रास्ता अपनाया और क्या किया, इन बीजापुर वालों के साथ में संधि कर ली। संधि करके पन्हाला का दुर्ग दे दिया ताकि ये थोड़े दिन शांत हो जाए, तब तक इनको शांत कर देंगे, फिर पन्हाला वापस ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या स्थिति हुई। तो मैं इसको अलग स्लाइड पे ले रहा हूं। इस समय दक्षिण की मुगल गवर्नर औरंगजेब के मामा था ये शाइस्ता खान ने पूना से कल्याण तक का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। अपने कब्जे में कर लिया था। इस समय शिवाजी को लगा, शिवाजी दो बड़े शत्रुओं से, दो बड़े शत्रु थे उत्तर, वो भी एक साइड में हो ना तो दिक्कत नहीं है। अब एक उत्तर से आ रहा है, एक दक्षिण से आ रहा है, तो दोनों साइड में आ रहे थे। अब दोनों साइड में आएंगे तो डेफिनेटली सेना पूरी विभाजित हो जाएगी, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विभाजित होगा, तो फिर दोनों को पराजित करना आसान कार्य नहीं था। और दोनों बहुत मजबूत क्षेत्र थे, इतने कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये दोनों दो बड़े शत्रुओं से लड़ने की स्थिति में नहीं थी। स्थिति में नहीं थी। ये बात कब की है? ये 1660 की बात है। नहीं थे। इस कारण आदिल शाही शासकों के साथ संधि कर ली
कर ली तथा पन्हाला का दुर्ग उन्हें दे दिया, दुर्ग उनको दे दिया, ताकि थोड़े समय के लिए अगर ये कर्नाटक शांत होगा, बीजापुर शांत होगा, तो निश्चित रूप से बाद में हम है वो वापस ये क्षेत्र भी इनसे ले सकते हैं। लेकिन जब तक ये अगर एक को शांत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ स्थितियाँ आगे ठीक नहीं होगी। तो अब देखिए ये सारी स्थिति हो गई और अब क्या हुआ, और ये संधि कर ली और पन्हाला दुर्ग उनको दे दिया। और ये स्थिति होने के बाद में फिर जो शिवाजी का अगला टारगेट था वो था शाइस्ता खान को पराजित करना और इस पूरे क्षेत्र से उसको वापस निकालना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से शिवाजी ने बड़ी मुश्किल से अपने स्वराज्य में इस पूरे क्षेत्र को शामिल किया था और अब वो जगह लगातार मुगल गवर्नर आगे बढ़ रहा था। ऐसे में शिवाजी अगर यहाँ शांत बैठते हैं तो निश्चित रूप से मराठा स्वराज्य वापस खत्म हो जाता, जो शिवाजी ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ देखिए, उनको दे दिया। तत्पश्चात शिवाजी ने अपना पूरा ध्यान उत्तर में मुगलों के विरुद्ध दिया, या शाइस्ता खान के विरुद्ध दिया। तथा मुगलों से संघर्ष आरंभ हुआ। अब ये बातें थी आपके बीजापुर के साथ में। तो 1646 में बात शुरू हुई थी और 1660 तक आते आते शिवाजी है वो बहुत अच्छा स्वराज बना चुके थे और अभी थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए बीजापुर को शांत करके और मुगलों को जो क्षेत्र कब्जा किया है उसको आपके वापस अपने अधीन लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पे हैं और हमने तोरण, कोंडाना, जावली, अफजल खान और पन्हाला अभियान ये सब कर लिए। और हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ से शुरू होंगे मुगलों से संघर्ष और ये सारी घटनाएं आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आनंद के साथ लीजिए। और हाँ, कोई भी तथ्य आपको इतर मिले मेरे से तो उस किताब वाला काट दीजिएगा, हमारा तथ्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने जो तथ्य लिए हैं वो सारे के सारे तथ्य बहुत ही सरकारी गैजेट्स वगैरह से उठा के लिए हैं। तो इसके अलावा जो किताबों के तथ्य वो गलत है। ठीक है, आपको कई सारे तथ्य अलग मिलेंगे। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, इन तथ्यों पर मेरे को कोई शिकायत न करना। ठीक है, किसी गाइडों की इन फोटो मत भेजना मेरे को, मैं उन गाइडों से बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, पुनः अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।